Hello everyone, welcome to this learning platform. Today we are going to cover spectroscopy 2022 previous year questions of MP set. Okay, 2024 के स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो ये हमारा उसका आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट है. ओके, सो आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो हमारी वैल्यूज़ होती, पीक वैल्यूज़, उनकी रेंज याद करवाना चाहती हूँ ताकि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना है. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक बार क्विक देख लेते हैं विद इन 10 मिनट्स में कि आप वैल्यूज़ कैसे याद रख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ आईआर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए डेफिनेटली आएगा. और दूसरी बात, आपको पता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है थोड़ा सा नेट की तरफ स्विच कर रहा है, तो ये बिल्कुल पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एल्केन की. एल्केन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सीसी लेते हैं. सीसी की जो आती है वो कहाँ आती है, अप्रोक्स 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे. ठीक है, इसके बाद एल्केन में ही किसको डिस्कस कर लेते हैं, सीएच को. सीएच की हमारी आती है अप्रोक्स 3100 से 2800 सेंटीमीटर इनवर्स. 28 की जगह हम 29 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. 2900 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है. अगर मेरा यहाँ पर मैं CH की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात हो रही है, CH की बात हो रही है, यही वाले CH बॉन्ड की. अगर वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है तो मेरी ये आती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा. ये क्या था, बेसिकली मेरा sp3. ये क्या है, sp कार्बन के साथ H अटैच है, और दूसरा आएगा C. यहाँ पे ये sp2 कार्बन के साथ H अटैच है, तो इसकी वैल्यू आती है कहाँ, 3200 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, CH और CC की फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो गया. नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं एल्केन के बाद एल्कीन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कहाँ कहाँ आती है. बेसिकली इसकी आती है C डबल बॉन्ड C, अगर हम लेंगे तो ये आता है 1640 सेंटीमीटर इनवर्स. साथ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके पास सिस है और ट्रांस है तो आप विद द हेल्प ऑफ आईआर इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सिस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आएगी. ये क्या है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस लेंगे, और यहाँ क्या आता है, वेव नंबर लिया सपोज, या फ्रिक्वेंसी लिया, और यहाँ पर ये पीक बहुत छोटी सी आएगी, इंटेंसिटी बहुत कम आएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका ट्रांस में डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इसलिए इंटेंसिटी कम आएगी. तो ये आप बेसिकली सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. थर्ड आता है, आपको कई बार कंपैरिजन करने को आ जाता है, साइक्लिक एल्कीन कंपेयर करने को आती है. क्या आती है, साइक्लिक एल्कीन कंपेयर करने को आती है. तो याद रखना, इसमें सबसे ज़्यादा 3 मेंबर रिंग की आती है. इसके अंदर नेक्स्ट आता है 6 मेंबर रिंग, फिर आता है 5 मेंबर रिंग, लास्ट में आता है आपका 4 मेंबर रिंग. लास्ट में क्या आता है, बेसिकली लास्ट में आता है 4 मेंबर रिंग. यहाँ पर इसकी ज़्यादा क्या होती है, यहाँ पे तो क्या होता है ना, पूरा ओवरलैप. इसका प्रॉपर कंसेप्ट अगर मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस यहाँ का बता देती हूँ. यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाता है. क्या होता है भाई, ये वाली वैल्यू ज़्यादा क्या होती है 6 मेंबर की, यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन फ्रीक्वेंसी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होने के कारण 6 मेंबर की ज़्यादा आती है 5 मेंबर में, और यहाँ तो प्रॉपर ओवरलैप ही हो जाता है, इसलिए 3 मेंबर की और ज़्यादा हो जाती है इवन 6 मेंबर से. ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक कंपैरिजन ये आ सकता है आपको, सपोज एल्कीन होगी, यहाँ पर एल्कीन में एक जगह क्या होगा, एल्काइल ग्रुप आएगा, यहाँ H था, यहाँ पर दोनों H था. यहाँ पर भी सेम रीज़न है कि एल्काइल ग्रुप का जो कंपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है C डबल बॉन्ड C की फ्रिक्वेंसी में. यहाँ पर भी वही है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरा मैथमेटिक्स लग के निकलता है, ऐड हो जाता है, उससे वेव नंबर ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो एल्काइल की फ्रिक्वेंसी है वो एल्काइल का जो कंपोनेंट है फ्रिक्वेंसी का वो ऐड हो जाता है किसमें, डबल बॉन्ड में, तो इससे इसकी भी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है.
ठीक है। एक इसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी पूछ लेते हैं, तो 6 मेंबर का ज़्यादा आता है, कम आता है सॉरी। फिर इसके बाद 5 मेंबर का आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास 4 मेंबर का आता है, और सबसे एंड में आपके पास 3 मेंबर। ये जनरल कंपैरिजन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आ जाता है मेरा क्या, अल्कोहल। अल्कोहल की कहाँ लाई करती है, अल्कोहल की लाई करती है अगर आपके पास है फ्री ओ एच। फ्री ओ एच की आती है समथिंग 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, और हाइड्रोजन बॉन्डेड ओ एच है, हाइड्रोजन बॉन्डेड ओ एच है, तो ये आती है 3400 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। हर चीज़ का रीज़न है कि कम क्यों आती है ज़्यादा क्यों आती है, बट अभी टाइम कम होने की वजह से सिर्फ मैं आपको फ्रीक्वेंसीज रिवाइज करवानी हूँ, ठीक है। और एक कंसेप्ट ऑन पता होना चाहिए, ऑन डाइल्यूशन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड OH shifts to greater frequency, whereas on dilution intramolecular hydrogen bonded remains same, intramolecular hydrogen bonded remain same, ठीक है। ऐसा क्यों, जब आप डाइल्यूशन करते तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये वाटर है, ये दूसरे वाटर के साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी। तो जब आप डाइल्यूशन करते तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ये वाला बॉन्ड बेसिकली क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री OH की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा, कम से ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स बेसिकली जो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, ठीक है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, दैट इज, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया ये C डबल बॉन्ड O और ये कुछ H लिया, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो इसको क्या है, आप डाइल्यूशन करेंगे भी तो इसका बॉन्ड फिर भी मेरा क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो आप डाइल्यूशन करेंगे फिर भी क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के ब्रेक कुछ भी नहीं हो पाएगा डाइल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो है नहीं, खुद का ही मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा उसकी किसमें, फ्रीक्वेंसी में। ओके, चलिए ये कंसेप्ट पूछ सकते हैं इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट अपने पास आता है, अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट आएगा अब क्या, कार्बोनिल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल। कार्बोनिल से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है याद रखना, सबसे कम अमाइड वाले की होती है। जो जितना ज़्यादा बाजू में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होती रहेगी। अमाइड के बाद ये OH आएगा, पर ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड एसिड है तो इधर आएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो फिर पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड के बाद यहाँ कौन आएगा, एस्टर आएगा। एस्टर के बाद आता है एनहाइड्राइड, लेकिन एनहाइड्राइड के भी 2 बैंड चलते हैं, अभी मैं बताऊंगी कैसे। एनहाइड्राइड के बाद ये आ गया आपके पास Cl, और लास्ट में फिर से एनहाइड्राइड आता है यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करते हैं, एक बार एसिड और लिख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर फिर से कौन आएगा, यहाँ पर एक एनहाइड्राइड और ले लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये R, ये भी R, सब जगह R आप चाहो तो लगा सकते हैं, R कोई भी यहाँ पर ग्रुप हो सकता है, ये R और ये इनकी जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आती है वो भी मैं बता देती हूँ। ये स्टार्ट होता है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, ये बॉन्डेड है इसलिए ये आता है 710 सेंटीमीटर इनवर्स। जो कीटोन आता है, कीटोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। एल्डिहाइड आता है मेरा 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर आता है कितना, 1735 पर, 1735। ये क्या है, फ्री है, फ्री OH है अगर इसमें, तो फिर इसकी वैल्यू कितने पे आती है, 1760 पे। क्लियर है। और यहाँ पर ये जो एनहाइड्राइड 1760 बोल रहा है या 1740-50 के आसपास आता है,
ये वाले भी कहाँ आएगी 1760 पे, ये आएगा 1800 पे आएगा, और ये 1810 पे आता है। ये बेसिकली क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के करस्पॉन्डिंग कम फ्रिक्वेंसी आती है, और यहाँ क्या होती है, यहाँ होती है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बैंड आता है एनहाइड्राइड का, वो क्या आता है, ज़्यादा। तो बेसिकली ये बैंड 1 होता है और ये बैंड 2 होता है। तो ये पूरा क्या होना चाहिए, आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए किसका, कार्बोनिल का। ओके, नेक्स्ट आता है मेरे पास सिक्स्थ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी ले लो या फिर एलीन ले लो। एलीन आपको पता है क्या होती है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से होती है एलीन। या फिर कोई भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसा आइसोसाइनाइड टाइप का स्ट्रक्चर ले लो, साइनाइड टाइप का ले लो, या फिर एन डबल बॉन्ड सी डबल। इन सब की कितने पे आती है, इन सब की आती है 20 to 50 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड एट लास्ट बचता है एस एच की, जो आती है एस एच जो रहता है उसकी आती है 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स की क्या बता दी है, फ्रिक्वेंसी बता दी है कहाँ पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनएमआर के केमिकल शिफ्ट। आपको क्या पता होना चाहिए, एनएमआर के केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू पता होना चाहिए। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना भी कर जाएंगे तो बहुत होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री का जो CH आता है। ठीक है, वो कैसा रहेगा, एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये CH3, इसकी कहाँ पर आता है केमिकल शिफ्ट, डेल्टा आता है 0.9 ppm पे। ठीक है, इसके बाद 2 डिग्री CH की बात करूँ, एग्जाम्पल कैसा रहेगा, कुछ ऐसा। ये CH3, ये आया है यहाँ पर भी क्या रहेगा CH3, और ये वाले H की बात हो रही, ये वाला H, इसकी डेल्टा की वैल्यू आती है 1.3 ppm, 2 डिग्री वाला। 3 डिग्री की बात करूँ तो 3 डिग्री CH जब रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और अगर इस CH की बात करूँ तो इसकी डेल्टा की वैल्यू आती है कहाँ पे, 1.7 ppm। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमको पता होना चाहिए C डबल बॉन्ड C के साथ ये जो H अटैच है, ये जिस भी H के लिए मैं बात कर रही हूँ उस पर क्या करती हूँ, सर्कल कर देती हूँ, इससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा इसको, ये वाला H। ठीक है, यहाँ पर ये सपोज ये है CH2, ये एक और H सेम है, सारे H सेम है, इसकी वैल्यू आती है कहाँ, 4 से लेके 6 ppm। ऐसे में आपको याद करना ईजी होगा, इसलिए ऐसे बताएं। ये क्या बनाया है, बेंजीन बनाया। बेंजीन पे भी ये सारे H H H एक जैसे रहते हैं, ये H और ये H, ये आया। इसके डेल्टा की वैल्यू आती है 6 to 8 ppm। आपको पता है कि हाई वैल्यू होती है, हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा की, वो कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है डी शील्डिंग रीजन में। ठीक है, वैल्यू हाई होगी तो वो आएगी कहाँ, डी शील्डिंग रीजन में। और अगर लो वैल्यू ऑफ डेल्टा होगी, लो वैल्यू ऑफ डेल्टा, वो लाई करेगी शील्डिंग रीजन में। ठीक है, शील्डिंग रीजन में। ये सिर्फ रिवीजन के लिए सब कुछ बता रही हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो, और जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं कवर करा है तो वो इतना भी कर जाएंगे तो बहुत होगा। क्लियर है। अब एक ये टेबल याद कर लेंगे, इस टेबल से आपका काफी कुछ फायदा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, इंक्रीमेंट लिख रही हूँ। इंक्रीमेंट सबसे पहला है बाय, कितने से इंक्रीमेंट करना है आपको, डेल्टा में, इंक्रीमेंट इन डेल्टा। ठीक है, इंक्रीमेंट इन डेल्टा बाय 1 से करना है, फिर उसके बाद बाय 1.5 से करना है, फिर बाय 2 से करना है, और लास्ट में बाय 3 से करना है। ठीक है, किसके साथ, CH वाले प्रोटॉन के साथ, किसके साथ, फॉर CH प्रोटॉन। और यहाँ पर ये जो ग्रुप प्रेजेंट है R, ये सारे क्या हैं, R लिख रही हूँ मैं, बाय 1, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R और ये भी R। CH के बाजू में अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो 1 का इंक्रीमेंट कर दो डेल्टा में, 1.5 का, 2 का और 3 का। ये मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगी। सबसे फर्स्ट है 1 का इंक्रीमेंट C डबल बॉन्ड C में होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C में हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N के लिए 1 का इंक्रीमेंट, C डबल बॉन्ड OR के लिए 1 का इंक्रीमेंट, SH के लिए और SR के लिए। इसके बाद 1.5 का इंक्रीमेंट होगा NH2 के केस में, फिर NR2 के केस में, फिर अगर आपके पास सपोज बेंजीन रिंग लगी उसमें भी, और S डबल बॉन्ड OR लगा है तब भी कितने से इंक्रीमेंट होगा, 1.5 से।
OH में 2 से इंक्रीमेंट, OR में भी 2 से इंक्रीमेंट, हेलोजन लेकिन एक्सेप्ट फ्लूरीन, फ्लूरीन नहीं आएगा, बाकी सारे हेलोजन के लिए 2 से इंक्रीमेंट। लास्ट में आएगा फ्लूरीन, NO2 और आपका ये वाला ग्रुप एस्टर वाला जिसमें वो O के साथ लिंक है। यहाँ पे बेसिकली ऐसे ग्रुप आते हैं हैविंग 2 एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर, 2 एटम्स होने चाहिए उस ग्रुप में कंटेनिंग लोन पेयर। ठीक है, ऐसे टाइप के ग्रुप में इंक्रीमेंट कितना होता है भाई, 3 का होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैम, जस्ट वेट मिनट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसको कैसे यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया, ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आपको क्या करना है, पहले तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स बताइए कितने आएंगे। नंबर ऑफ सिग्नल्स होता है नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कितने अलग अलग तरीके के प्रोटॉन अलग अलग इन्वायरमेंट में, ये एक 1, ये 2 और ये 3, ये दोनों CH3 एक जैसे दिख रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसके बाजू में O लगा तो ये अलग हो जाएगा, इसके बाजू में कार्बन लगा तो अलग। तो कितने हो गए यहाँ पे सिग्नल, 3 हो गए। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, इनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताना है। अब आपको वो पास्कल्स ट्राइंगल लगा के पीक्स निकालना आता ही होगा, वो सब आता होगा, वो मैं नहीं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर इसका कितना होना चाहिए, हमने प्राइमरी का 0.9 पढ़ा था, लेकिन ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीजन में कितना ऐड होता है, 2 का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ क्या कर दो +2, तो ये कितने पे आ जाएगा, 2.9 ppm पे अप्रॉक्स बता रही हूँ, ये याद करने का तरीका है। तो ये वाला CH3 कहाँ पे आएगा, 2.9 ppm पे। ये वाले CH2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.3। और मैंने कार्बोनिल का कितना इंक्रीमेंट बताया था, C डबल बॉन्ड O R का कितना था, 1 से इंक्रीमेंट, इसमें ऐड कर दो 1, तो ये कितने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 ppm पे ये वाला। ठीक है, लास्ट में ये बचा, ये कितने पे आएगा, 0.9 पे। क्लियर है। तो आपका क्या होगा, H1 कितने पे आया, H1 का अगर मैं डेल्टा निकालूं, डेल्टा फॉर H1 कितना आया, 2.9 ppm। देखो कितना इजी हो गया याद करना। H2 का कहाँ पर आया, H2 का आया 2.3 ppm पे। और लास्ट आपके पास क्या बचा है, H3 का आया कितना, 0.9 ppm पे। ठीक है, ये इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो देखो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से आप कितने जल्दी ये इंक्रीमेंट से आपने ये क्या करे, सबका केमिकल शिफ्ट निकाल लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपना क्या, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी सिमिलरली कैसी है, ये सिमिलरली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, बेसिकली जो काम वहाँ पे न्यूक्लियस करता है वो यहाँ पे कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। कंडीशन क्या चाहिए इसके लिए, क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो I इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, वहां पर क्या चलता है, केमिकल शिफ्ट चलता है। यहाँ पे क्या आता है, लैंडे फैक्टर आता है, लैंडे फैक्टर, जिसको आप G से, मैं काम करती हूँ दूसरे कलर में, क्या करती हूँ NMR का लिखते जाती हूँ। ठीक है, NMR के लिए क्या लगता है, यहाँ पर लगता है केमिकल शिफ्ट। यहाँ पर लैंडे फैक्टर लगता है, वहाँ क्या लगता है, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है ब्रॉड सिग्नल। यहाँ क्या आता है, ब्रॉड सिग्नल आता है। कैसे आता है, ये ऐसा रहता है, ये कुछ ऐसा ऐसा आएगा, यहाँ इंटेंसिटी आएगी और यहाँ पर G। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक ग्राफ बताया था मॉसबे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहाँ मैंने शायद E लिख दिया था, E के साथ यहाँ पे वेलोसिटी mm/सेकेंड जो लिखा था, यहाँ E लिख दिया था, E को हटा के यहाँ इंटेंसिटी कर लेना। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 2024 का वीडियो कराया, वहाँ यहाँ E लिख दिया है, वहाँ I कर लेना, इंटेंसिटी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ होता है। ओके, ये कुछ ऐसा रहता है। फिर इसके बाद आप अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, फिर जाके आपको ये ऐसी एग्जैक्ट पीक, अगर यहाँ पे 2 आ रहे हैं ये ऐसे, तो ये कुछ ऐसे करके शार्प पीक मिल जाती है ऐसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स को क्या बोलते हैं,
डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स को यहाँ पर बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स कहलाती है एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। क्या, सॉरी, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट बोल रही है। डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स क्या कहलाता है? इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। जबकि एनएमआर में इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, दोनों चीज एनएमआर के लिए लिख देती हूँ। एनएमआर में क्या होती है? शार्प सिग्नल होता है। शार्प सिग्नल कैसे आते हैं आपको पता ही है, ये ऐसे 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 आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या रहता है? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू रहती है, और यहाँ क्या रहती है? इंटेंसिटी रहती है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू, उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट। एनएमआर में क्या बोलते हैं? इसको कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जे से। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद और क्या डिफरेंस आते हैं। बेसिकली और डिफरेंस आते हैं, ये कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ओनली वन सिग्नल, ओनली वन सिग्नल which further splits into peak, which further splits into peaks। और यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर क्या है? can have more than one signal, can have more than one signal। ठीक है, एक सिग्नल से ज्यादा आ सकते हैं। यहाँ पर क्या फॉलो होता है? फॉर पीक रेशो, फॉर पीक रेशो फॉलोज पास्कल ट्राइंगल। यहाँ क्या फॉलो होता है? पास्कल ट्राइंगल फॉलो होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? फॉर n इक्वल टू 1 लेंगे और i इक्वल टू 1/2 ले लो। i इक्वल टू यहाँ n1, ठीक है, 1/2 ले लिए। i इक्वल टू क्या है? 1/2 आ रहा है। इस केस में आपका क्या होता है? इस केस में जस्ट वेट अ मिनट, n इक्वल टू 1 लिया ना? ओके, 1/2, जस्ट एक सेकेंड। ओके, क्या बात कर रहे थे? रेशो ऑफ पीक्स की बात कर रहे थे, रेशो ऑफ पीक्स। ठीक है, i इक्वल्स टू जब 1/2 रहता है, ठीक है, i इक्वल टू 1/2 रहता है, तब क्या फॉलो होता है? फॉलो पास्कल ट्राइंगल, फॉलो पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पीक्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पीक्स फॉर वन टाइप ऑफ, फॉर वन टाइप ऑफ सिस्टम। अगर एक ही टाइप का सिस्टम हो तो क्या आ जाता है? 2ni+1। नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स फॉर टू डिफरेंट टाइप सिस्टम, टू डिफरेंट टाइप के, अगर वहां पे प्रोटॉन या न्यूक्लियाई अवेलेबल है, सिस्टम से मतलब है न्यूक्लियाई। ठीक है, डिफरेंट टाइप के तो आएगा 2n1i1+1, और ये आ जाएगा 2n2i2+1। ठीक है, लेकिन ये पीक से निकलती है, यहाँ पे सिग्नल नहीं निकलते। क्लियर है? जैसे अगर एग्जाम्पल बोलूँ मैं, तो ये आ गया CH3 और ये क्या आ गया? CH2, ये अनपेयर्ड आ गया। नंबर ऑफ ये निकालना है आपको, तो क्या आएगा यहाँ पे? n1 कितना है? 3 मान लो। i1 कितना आएगा? 1/2 हाइड्रोजन के लिए। n2 कितना है? 2 है। और i2 अगेन कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो यहाँ से आप टोटल पीक्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पीक्स कितनी आ जाएगी? ऐड कर लो। नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? 2 + 1 3। टोटल कितनी पीक्स आ जाएंगी? 12 पीक्स आ जाएंगी। ठीक है, 12 पीक्स एज पर पास्कल ट्राइंगल आप क्या कर सकते हैं? इसका रेशो निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। अगर फॉर n इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर 1 है और i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 3/2 है, और i की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। इस केस में जो भी इंटेंसिटी का रेशो आएगा वो क्या आएगा? सपोज ये 2ni प्लस में 1 लगाया, n की वैल्यू कितनी देके रखी? 1, तो 1 1 प्लस ये कितना आ गया? 3। तो रेशो क्या आएगा? 1:1:1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 2ni+1 लगाएंगे, कितना आएगा? n की वैल्यू 1, i की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4। यहाँ रेशो होगा 1:1:1:1, सब में 1:1 आता है। यहाँ लगाएंगे 2ni+1, कितना आएगा? 2 2 ज़म
1/2 से वन कितना है 2 है, तो 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, कितने आएगा यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी कितना आएगा, ये 5 आ गया, ये हो गया 1:1:1:1:1:1, 5 आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट एक और देख लो, फॉर n इक्वल टू 2 पे अगर आपको निकालने को आए तो ये मैक्सिमम है। फिर से यहाँ से निकालेंगे 2n(i+1) निकालेंगे। क्या है, ये पीक का रेशो है। यहाँ पर सिग्नल तो हमेशा एक आता है, पीक्स के रेशो आते हैं, एक ही सिग्नल फर्दर पीक में क्या होती है, स्प्लिट होती है। यहाँ पर पीक का रेशो क्या आता है और यहाँ पर क्या आता है, अलग अलग है। एन की वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग आएगा। कितना आएगा, 2 ज़ा 4, 4 और 1 5। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे चलाना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये 5 है, 1:2, 2:2, 3:2, 2:1। यहाँ पर निकालेंगे 2n(i+1) करके निकालोगे, पीक का रेशो कितना आएगा। यहाँ पर निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 2, 2+1, i की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 6, 6 और 1 कितना है, 7। ये आएंगे 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 3:2, 2:1। सिर्फ ऐसे सीरियल बाय नंबर में चलाना है। यहाँ लिखोगे 2n(i+1) लगाओगे, कितना आ जाएगा आंसर 9। तो 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, कितना आएगा, 4, 4, 8, 9 लेना है ना, 4:3, 2:1। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली पीक का रेशो। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ निकालने जाओगे तो यहाँ क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे आता है। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें ये जो सिग्नल आते हैं वो एक ही आते हैं। पीक इंटेंसिटी क्या होती है, कुछ ऐसे करके पीक इंटेंसिटी उसी में ही क्या होती है, बेसिकली स्प्लिट होते जाती है। ये ऐसे आएगी इसकी। इसकी बात करेंगे ये वाले के लिए, बता रही इसके लिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये अगेन 3 हुआ, 2 हुआ, 1। ये ऐसे करके क्या आती है यहाँ पर, इसके ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं। सिग्नल एक ही आता है, याद रखना, पूरे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर सिग्नल पूरे ईएसआर में एक ही आता है और वो फर्दर स्प्लिट होता है पीक में। जबकि एनएमआर में क्या होता है, एक से ज्यादा सिग्नल आ सकते हो, सिग्नल फर्दर अलग अलग सिग्नल अलग अलग पीक्स में स्प्लिट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी कपलिंग कैसे हो रही है। पीक आपने पढ़ा है ना, n+1 रूल चलता है। अगर एडजेसेंट में 2 है तो 3 में पीक आएगी, 4 है तो जैसे डबल होता है 2 होता है। अगर ये ऐसा है, ये कैसा है, सपोज एक मैं बताती हूँ, स्प्लिटिंग आप ऐसे करते हैं ना उसकी, ये CH3 है और ये CH2 है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये यहाँ पे 2 हैं और इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रिपलेट, एक ज्यादा। इसके लिए करते तो क्या आएगा, क्वाड्रेट। तो ये बेसिकली पहली बात तो ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, पहला वाला सिग्नल ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, दूसरा वाला इसका कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है कुछ। ये पहले वाला लिया मैंने, ये पहले दूसरा वाला आएगा क्योंकि दूसरे वाले का केमिकल शिफ्ट ज्यादा है। कितना आता है इसका, 1.3 और इसका कितना आता है, 0.9। तो 0.9 वाला इधर आएगा, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेट में ये ऐसे आएगा और ये क्या आएगा, ट्रिपलेट में ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ डेल्टा आता है। क्लियर है। ये वाला किसका है, ये वाला है हमारे पास फर्स्ट का और ये वाला है सेकंड का, कुछ ऐसे आता है। तो ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल और ये दोनों सिग्नल फर्दर स्प्लिट है। जबकि यहाँ देखोगे तो ये पूरा एक ही सिग्नल था जो अलग अलग पीक्स में स्प्लिट हुआ। ओके, तो ये मेरा यहाँ से क्या हुआ, पूरा ये बेसिक पार्ट कवर हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर किसके बारे में और देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लैंडे कांस्टेंट के बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि इससे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला मैंने, लैंडे जी फैक्टर। लैंडे जी फैक्टर जिसको बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, लैंडे जी फैक्टर होता क्या है मेरा, केमिकल शिफ्ट जैसे वहां पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, लैंडे जी फैक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना बस ये चीज, Gx = Gy ये किसके लिए आता है, ये आता है बेसिकली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूब के लिए। और Gx = Gy नॉट इक्वल टू Gz इक्वल टू क्या आता है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के लिए आ सकता है, ये आ सकता है स्क्वायर पिरामिडल के लिए आ सकता है, स्क्वायर पिरामिडल के लिए आ सकता है, स्क्वायर प्लेनर के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर रिस्पेक्टिव फिगर जी की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी जी की, 1 वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि तीनों जी इक्वल है। यहाँ कितनी आएगी, 2 वैल्यूज ऑफ जी। पर्टिकुलर सिमेट्री के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगी डिपेंडिंग ऑन आपको क्या ज्योमेट्री देके रखा है। क्लियर है। जेड आउट की बात करें और जेड इन की,
ठीक है, ये यॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। यहाँ पर पैरेलल पे सबसे ज्यादा रहती है, फिर परपेंडिकुलर की, लास्ट में जी इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर जी परपेंडिकुलर की ज्यादा आती है, जी पैरेलल के पीछे रहती है, और सबसे लास्ट में जीई की। और जीई वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन होती है कितनी मेरे पास, 2। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए ईएसआर के लिए। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। ठीक है, और अगर यहीं पे आपको क्या दिया रहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फर्दर लाइंस स्प्लिट कर जाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लैंडेड जी फैक्टर फॉर अ मॉलिक्यूल विद परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रीज। देखो क्या पूछा है, नंबर पूछा है। अभी हमने देखा क्या होता है, जी एक्स इक्वल टू जी वाई इक्वल टू जी जेड होता है, कितना आता है वैल्यू, 1 होती है, क्योंकि सारे तीनों की तीनों एक जैसे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन यूज्ड इन मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी यूज होती है, गामा रेज यूज होती है फॉर मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फर्स्ट वाले 2024 के लेक्चर में हम मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिंगरप्रिंट रीजन होता है 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1300 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, When the scattered radiation have the same energy as incident photon, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको बोलते हैं रेलेग स्कैटरिंग। जैसे जाता है वैसे के वैसे वापस आता है, वो क्या कहलाता है, रेलेग स्कैटरिंग। अगर कम एनर्जी के साथ आता है तो वो कहलाता है स्टोक्स, और ज्यादा के साथ आता है एंटी स्टोक। ये भी हम ऑलरेडी 2024 के लेक्चर में कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोटॉन डिकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल फिनाइल एसीटेट। आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, दैट इज ये करेंगे, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आएगा CH2 और ये आएगा CH3। दिस इज इथाइल फिनाइल एसीटेट। ये बेसिकली होता है किसका फॉर्मूला, एल्काइल एल्केनोएट का, एल्काइल एल्केनोएट का, जिसमें आप R डैश C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे जो एल्काइल वाला पार्ट होता है वो R होता है, और एल्केनोएट वाला पार्ट होता है R डैश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इथाइल ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इथाइल का है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट है फिनाइल एसीटेट का। तो इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करना है 13C के, तो अलग अलग कार्बन देखने पड़ेंगे। तो 1 2, ये आएगा 3, ये 4, देखो ये वाला एक अकेला अलग हुआ 5, ये होंगे 6 6 दोनों एक जैसे हैं, ये वाले 7 7 एक जैसे, और ये वाला 8 एक जैसे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे देखो पूरा स्पेक्ट्रम देके रखा है, और पूछा है कि कौन सा यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं हमको क्या देके रखा है, 7.78 6.8। आपको पता है 6 से 8 ppm मैंने अभी बताया किसके आते हैं, फिनाइल के प्रोटॉन होते हैं। तो ये वाले 2 आ रहे और 2 आ रहे, तो सब में देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले ये दोनों सेम होंगे, और ये दोनों सेम होंगे, ये सब में आ रहे हैं। तो ये वाले पार्ट तो हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सब में कॉमन है। ये किसके थे, बेंजीन के थे, और सारों में सारे बेंजीन 2 ही तरह के प्रोटॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है ये वाली चीज की। 4.12 पे क्या है, 2H है, और क्या दे रहा है, क्वार्टेट दे रहा है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, CH2 के बाजू में क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, क्योंकि जब 3 प्रोटॉन होंगे तभी इसका क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा। तो देखो CH2 के बाजू में CH3 है, यहाँ पर भी CH2 के बाजू में CH3, यहाँ पे भी CH2 के बाजू में CH3, यहाँ पे भी, चारों ऑप्शन में। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। 4.12 कब आएगा, 4.12 जब आता है जब क्या हो, CH2 के पास में आपको क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण डेल्टा में इंक्रीमेंट कितना आता है, 3 का आएगा समथिंग, 3 का या फिर 2 का बोले, 2 और 3 का। तो ये 1.3 रहेगा, उसमें कितना होगा, 2.5 ऐड होगा, तो समथिंग 4 के आसपास पहुंचेगा। तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें CH2 के बाजू में क्या लगा हो, O लगाओ। तो देखो एक तो ये वाला हो सकता है, इसमें लगा हुआ है CH2 के बाजू में O, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। CH2 के बाजू में O, इसमें भी नहीं लगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। CH2 के बाजू में O लगा, ये वाला कुछ ऐसा है, ये O के साथ यहाँ फिनाइल है,
फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये CH3। यहाँ पर भी सॉरी यहाँ एक O और है, ये वाला भी क्या हो सकता है, मेरा एक आंसर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लियर हो। अब देखो CH3 के बाजू में यहाँ 3 है तो CH3 होगा, CH3 2.4 पे आ रहा है, तो CH3 के बाजू में पक्का कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो बड़ा है। यहाँ वाला अगर अपन लेंगे तो यहाँ पे CH2 के बाजू में कौन आ रहा है, CH2 आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव लोएस्ट CO, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो CO की फ्रिक्वेंसी है 6 मेंबर की क्या होती है, 6 मेंबर की क्या है, 6 मेंबर की फ्रिक्वेंसी, 6 मेंबर की फ्रिक्वेंसी क्या आती है, कम आती है एज कंपेयर टू फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 मेंबर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन तो यही आएगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ये इधर से डोनेट कर सकता है, ये इधर से डोनेट, और ये सिर्फ एक ही साइड से डोनेट करेगा, तो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी CO की सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए कि CO में कम से कम डोनेशन हो। तो क्या होगा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।